हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुटैप एंड वेलकम टू आवर टुडेज सेशन जहां पे हम लोग करने वाले हैं अभ्यास सीरीज। उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस के तहत जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज ट्रेड यूनियंस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ट्रेड यूनियंस एज सच इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, क्योंकि अभी हम लोग वही टॉपिक्स कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ अभ्यास सीरीज अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस for the upcoming UPSC EPFO examination, and this is applicable for both APFC and A or EO examination 2026. Now जिस तरह से नो ट्रेड यूनियंस जो नो दिस इज वन ऑफ दोज एस्पेक्ट जो हमारा वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में दैट इज द वर्कर्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के सहारे वो अपने जो भी डिमांड्स है, जो उनके राइट्स है, उन सबके लिए वो काम करते हैं वर्कर्स। सो उसी का हम लोग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस हाउ इम्पोर्टेंट द ट्रेड यूनियंस आर एंड उसका कुछ क्या हिस्ट्री है एंड हाउ ऑल दे हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम, वो हम लोग इसमें देखेंगे। एंड ये ट्रेड यूनियंस का जो टॉपिक है हम लोग इसको 3 से 4 पार्ट्स में करेंगे एंड आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, नाउ इससे पहले नो दिस व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस टॉपिक एज सच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन, इफ यू लुक एट द पास्ट ईयर पेपर्स, आप पिछले सालों का जो पेपर्स देखेंगे उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं एंड विच मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट उसमें एंड हाई स्कोरिंग एज वेल, क्योंकि जिस तरह का आप बहुत बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे थोड़े से अप्लाइड क्वेश्चंस के साथ, तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को क्लियर कर पाओगे एंड दैट विल हेल्प यू इन एडिंग वैल्यू टू योर मार्क्स एज वेल। सो इसके चलते हुए हम लोग ट्रेड यूनियंस पार्ट 1 आज करने वाले हैं। बिफोर गोइंग एनी फर्दर एक छोटा सा अनाउंसमेंट है एंड यहाँ पे आई वांट टू शो यू समथिंग वेयर जो हमारा मास्टर कोर्स है उसी का हमने एक 2 डेज या 48 आवर्स का ट्रायल कोर्स लॉन्च किया है, सो दैट ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये कोर्स खरीदना चाहते हैं बट स्टिल देयर इज समथिंग दैट इज पुलिंग देम बैक, या फिर उनको देखना है कि एग्जैक्ट कोर्स क्या है। सो हियर दिस 2 डेज डेमो कोर्स आपको पूरा जो हमारा मास्टर कोर्स है यूपीएससी ईपीएफओ 2026-27 का जो मास्टर कोर्स है उसका एक रेप्लिका है, जिसको आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो एक मास्टर कोर्स में मिलता है वो पूरा कंटेंट आप यहाँ पे अपने फिंगर टिप्स पे देख सकते हो। यस, यहाँ पे आप लोग इसको डाउनलोड नहीं कर सकते बट यस यू कैन व्यू, यू कैन रीड, यू कैन गो थ्रू द वीडियोस, सब कुछ आप लोग कर सकते हैं एंड इसका वैलिडिटी है 2 डेज दैट इज 48 आवर्स एंड इसका जो फी है दैट इज 1 रुपी ओनली। एंड वंस यू गो थ्रू दिस आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरह से हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज क्विजेस, एवरीथिंग दैट जो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दैट यू कैन गो थ्रू एंड यूल हैव ए फेयर आइडिया। अलॉन्ग विद दैट किस तरह के हम आपको सपोर्ट करते हैं थ्रू डिस्कशन फोरम, जहां पे आप अपना क्वेरीज डाल सकते हो, टीचर्स वहां पे बहुत शॉर्ट टैट होता है टर्न अराउंड टाइम, वहां आपको आंसर कर देते हैं। फिर अगर कुछ भी फिर भी आपको कुछ और डाउट्स है तो सपोर्ट टिकट से ईमेल प्लस फोन सपोर्ट है। एंड कई बार ऐसा लगता है ना कहीं अटक गए हैं हम लोग अपने प्रिपरेशन में, तो उसमें अगर किसी मेंटोर के साथ आपको बात करनी है तो आपको स्ट्रैटेजी कॉल्स का भी अवेलेबिलिटी होती है इसमें। सो ऑल दिस वी आर प्रोवाइडिंग एंड ये मास्टर कोर्स का जो रेप्लिका है ये 2 डेज के लिए आप पूरी तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन विच you can have a clear idea on how we are providing our content in various forms जो आपके एग्जाम के लिए highly relevant है। and these are all the course subjects जो आपके लिए available है and as you can see concept test, mock test, आपके लिए concept classes in the form of videos वो भी provide किया जाएगा। okay, so if anyone of you are willing to take up this course, आपको ये ऑलरेडी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत ही कम स्टेप्स में आप इसको क्लिक करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो एंड देन यू कैन गो थ्रू द एंटायर कंटेंट, यू कैन ब्राउज द एंटायर मास्टर कोर्स फॉर 2 days and you can view everything, watch क्विजेस, आप सब कुछ हर चीज देख सकते हो जो एक मास्टर कोर्स का सिंपली वो उसका रिप्लिका ही है। ठीक है,
So with this let us start today's session, जो हमारा है क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ट्रेड यूनियंस, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं related to the trade unions. Yes, as you can see here, the first question that comes on your screen. Yes, so the first question that comes on your screen is all about the trade unions. How did the trade unions primarily emerged? कौन सा ऐसा सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से हम ट्रेड यूनियंस का जन्म हुआ था? Okay, so here when we talk about the circumstances that led to this trade unions, it all started with industrialization. ऐसा क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा आपके वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स इन सबका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा. सो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था. इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद जैसे जैसे लोग काम करने लगे, एम्प्लॉयर्स या मैनेजमेंट जो अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे, दे वर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट जितना भी वो प्रॉफिट्स लेना चाहते थे, उसी में कहीं ना कहीं पे दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द लेबर, दैट इज द वर्कर्स. With that came this industrial revolution, and that actually led to the formation of trade unions. Actually सबसे पहले labor organizations बने थे, फिर even the government, respective governments they thought that नहीं अब इनको कुछ recognition, legal recognition मिलना चाहिए, उसी के चलते हुए trade unions का जन्म हुआ था. It all started in 1760, जो पहली बार industrial revolution हुआ था इंग्लैंड में, जहां पे आयरन ओर एंड कोल इंडस्ट्री बहुत प्रोमिनेंट थे अलॉन्ग विद स्पिनिंग इंडस्ट्री, एंड उसी में जो वर्कर्स अपना एजुटेशन कर रहे थे फॉर बेटर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड ऑल दैट, एंड धीरे धीरे से दिस ऑल स्प्रेड टू यूरोप. फिर यूरोप से एशिया आया था, एशिया आते आते 1850s हो गया था. 1850s में ये एशिया में एंटर हो गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसके चलते हुए डिफरेंट एशियन कंट्रीज अपने डिफरेंट टाइमलाइंस के हिसाब से ट्रेड यूनियंस का जो एक्ट है लेबर लॉ से रिलेटेड टू ट्रेड यूनियंस उसको एस्टेब्लिश या इनेक्ट किए थे. एंड इंडिया में ये हुआ था 1870s के आसपास. ठीक है, आगे वो भी हम लोग करेंगे, बट प्राइमरीली जो circumstances that led to the emergence of the trade union वो है industrial revolutions. ठीक है, now next, now इसी के चलते हुए 1919 में जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था, उन्होंने ट्रेड यूनियंस के लिए एक बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन दिया था, बिकॉज इससे पहले जैसे मैंने बताया था लेबर एसोसिएशंस बन रहे थे. ओके, सो लेबर एसोसिएशंस वो जनरली वो आप समझ सकते हो कि वो लीगल एनैक्टमेंट से पहले के हैं, एंड ट्रेड यूनियंस वही है लीगल एनैक्टमेंट ऑफ एनी ट्रेड यूनियन लॉ या ट्रेड यूनियन एक्ट उसके बाद होगा. सिंपलर वही डिफरेंस है, उसका एक रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ होता है, वर्कर एसोसिएशन जनरली इनफॉर्मल वे में होता है. ठीक है, सो ये अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर वर्कर्स एसोसिएशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स. तो यहाँ पे इट इज कन्फाइंड टू सिंगल एंटरप्राइज एंड प्राइमरली फोकस ऑन वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज. नहीं, ये ट्रेड यूनियन तो है ही, लेकिन जनरली ये वर्कर एसोसिएशन का हो सकता है. ट्रेड यूनियन से जनरली वो क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है, नो डाउट, लेकिन वो एक एंटरप्राइज के बियॉन्ड काम करता है इन जनरल, क्योंकि वो वर्कर्स के लिए काम करता है. वो ये नहीं सोचता है कि वर्कर हमारे एंटरप्राइज का है, मतलब एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज का है या फिर नहीं है, वो नहीं देखता. इट वर्क्स टुवर्ड्स वर्कर्स, वो मेजर डेफिनेशन है व्हेन इट कम्स फ्रॉम आईएलओ. सो ये नहीं है. इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन. स्टैट्यूटरी बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, it is an organization of employees generally extending beyond a single enterprise. Yes, एक तो benchmark इसने पास कर दिया है इस ऑप्शन में. Established to improve the economic and social status of its members through collective action. Yes, whatever they do वो collective action के थ्रू करते हैं, so that जो भी उसका आउटकम हो, उसका जो बेनिफिट है, that should be provided to all the members of the trade union. So yes, ये फिट बैठता है हमारे आईएलओ के डेफिनेशन में. लास्ट वाला भी देख लेते हैं.
It is an association of workers formed mainly to resolve individual grievances for judicial intervention. और judicial intervention तो है ही नहीं यहाँ पे. They try to do it voluntarily. वो सारे अपने जो भी डिमांड्स है, जो भी राइट्स है, उनके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं. सो ये भी नहीं है. सो यस फॉर दिस क्वेश्चन जो है द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी. एक्चुअली इट इज ऑप्शन सी. ठीक है. Yes, moving on to our next question. In the context of the Schuler and Youngwood 1986 model, how is exclusivity defined regarding an employee's decision to join union? So 1986 में Schuler and Youngwood ने एक मॉडल प्रपोज किया था. They said that कोई भी वर्कर एक ट्रेड यूनियन में ज्वाइन करना है तो वो कुछ उसको इन्फ्लुएंस होता है कुछ चीजों की वजह से. And they have put all those points under three major heads. उन्होंने बोला एक तो सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, कितना वो ट्रेड यूनियन में ज्वाइन होने की वजह से खुश है. ओके. दूसरा है पावरलेसनेस. कई बार वो अकेले रहते थे, पावरलेसनेस फील करते हैं, तो उसी के चलते हुए वो देखते हैं कि अगर हम लोग किसी ट्रेड यूनियन में ज्वाइन करेंगे तो उससे हमारा किस तरह से पावर बढ़ेगा, किस तरह से हमारा वॉइस सुना सकते हैं मैनेजमेंट को. तो इसी पावरलेस में दो ऑप्शन, दो और सब टॉपिक्स उन्होंने दिया था, एक्सक्लूसिविटी एंड एसेंशियलिटी. उसी में से मैंने एक क्वेश्चन दिया है. एंड थर्ड पॉइंट जो इन्होंने हाईलाइट किया, दैट इन्फ्लुएंसेस एनी वर्कर टू जॉइन ए ट्रेड यूनियन, दैट वुड बी द इंस्ट्रूमेंटैलिटी. उसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन है. सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सक्लूसिविटी, इट इज the difficulty level of replacing a particular employee in the organization. This is related to essentiality. वो जितना एसेंशियल है उस जॉब के लिए उतना कम रिप्लेस होने का डर रहता है. लेकिन जहां पे एसेंशियलिटी कम हो जाती है तो वहां पे हो सकता है ना उसका जो बहुत आसानी से उसको रिप्लेस किया जा सकता है, तो उसमें उसका पावरलेसनेस आ जाता है. तो उसको लगता है नहीं, आई हैव टू ज्वाइन विद सम, नो, आई हैव टू एसोसिएट विद एनी ट्रेड यूनियन सो दैट नो जो ये एसेंशियलिटी वाला जो है कॉन्सेप्ट, उसमें मैं थोड़ा सा एक सिक्योरिटी फील करूं. So exclusivity is the degree to which a job is critical to the success of the organization. So here higher the exclusivity, बहुत exclusive है वो जॉब, वो बहुत ही यूनिक है, मतलब वो बहुत क्रिटिकल है, अगर इसने छोड़ दिया मतलब एस्टेब्लिशमेंट को बहुत दिक्कत हो जाएगी. तो जहां पे वो एक्सक्लूसिविटी कम हो जाएगा उसको निकालने के, उसका जॉब लूज होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, तो उसमें वो पावरलेसनेस फील करता है. तो दैट समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस द वर्कर टू जॉइन एनी ट्रेड यूनियन. सो यस, हियर इन दिस केस एक्सक्लूसिविटी के लिए ये जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारा आता है व्हेन the question is, what does the concept of instrumentality refer to in the decision to join a trade union? So यहाँ पे when we talk about the concept of instrumentality, yes, अभी मैंने बताया यंग एंड शूलर ने तीन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे. उसमें सबसे पहले आता है हमारा सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, दूसरा हमारा आता है पावरलेसनेस, तीसरा हमारा आता है इंस्ट्रूमेंटैलिटी. सो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इंस्ट्रूमेंटल. कितना इंस्ट्रूमेंटल है वो एक जॉब में मतलब उसको एक हेल्प करने में ट्रेड यूनियन, उसके बेसिस पे एक वर्कर एक ट्रेड यूनियन में ज्वाइन करने की कोशिश करता है. सो हियर the legal instruments used by the union to sue the employer, no. The use of machinery or instruments on the shop floor, ये भी नहीं है. इंस्ट्रूमेंट मतलब उस तरह का नहीं है. The level of dissatisfaction with the employment contract, ये भी नहीं है. Here it is the degree to which joining the union will lead to desired outcomes like better pay. मतलब ट्रेड यूनियन कितना इंस्ट्रूमेंटल रहेगा वो उसके जो डिजायर से या फिर उसके जो डिमांड है वो फुलफिल करने में. सो दैट ऑल्सो, अगर वो ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रांग है एंड अर्लियर ऑल्सो उसने बहुत ऐसी चीजों में इंस्ट्रूमेंटल रहा था कि कुछ डिमांड्स वर्कर्स का फुलफिल हो जाए, सो वहां पे वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते, इन्फ्लुएंस हो जाते ट्रेड यूनियन में ज्वाइन करने के लिए. सो हियर इट वुड बी बी in this question. So moving on to our next question. What is the primary difference between an industrial union and a general union?
सो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड यूनियंस एज सच, ये कई तरह के होते हैं बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, बेस्ड ऑन द साइज, नो बेस्ड ऑन द लोकेशन, ऐसे कई सारे तरह के ट्रेड यूनियंस होते हैं। उसमें दो मेजर है, इंडस्ट्रियल यूनियन एंड जनरल यूनियन। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इंडस्ट्रियल यूनियन, मतलब यहाँ पे ये यूनियन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए है, नॉट फॉर एवरीवन। जनरल, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट जनरल, मतलब ये एक ऐसा यूनियन है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी इंडस्ट्री, वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो इस यूनियन में ज्वाइन हो सकते हैं। सो हियर when we talk about this industrial union and general union, no, industrial union represents workers in the same industry regardless of their skill, वो skilled हो सकते हैं, semi skilled हो सकते हैं, unskilled हो सकते हैं, लेकिन वो particular industry से, for example वो textile industry से है, okay, वो हो सकता है वो ना बिल्कुल सिर्फ कोम्बिंग ऑफ द कॉटन कर रहा है, या फिर अपैरल वाला काम कर रहा है जहां पे थोड़ा सा स्किल चाहिए, ओके। सो कोई भी हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसका यूनियन है तो वो ज्वाइन हो सकता है। टेक्सटाइल यूनियन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले ही उस यूनियन में ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा है जनरल यूनियन। अब ये ऐसा है कि एक रीजन में एक ट्रेड यूनियन है, वहां पे कई सारे अलग अलग फैक्ट्रीज है, फार्मा के भी है, टेक्सटाइल के भी है, कुछ कॉटन के भी अलग अलग है। सो वो सारे उसमें ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज, different kinds of workers. So this would be a general union. So ये subtle difference है लेकिन बहुत important है when we try to classify the trade union. So here for this question, the correct answer is D. ठीक है, moving on to our next question. What was the most notable feature of the Indian trade union movement during the pre-World War One phase? Okay, so when we talk about the जो हम लोग इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट आज सच, जैसे मैंने बताया था 1870s में इंडिया में एंटर हुआ था एंड 1880 से एक्चुअली शुरू हो गया था ट्रेड यूनियन मूवमेंट, लेकिन हमारा उस टाइम तक कोई ट्रेड यूनियन एक्ट बना नहीं था, वो तो 1926 में बना था। तो उससे पहले जो भी था धीरे धीरे से लेबर एसोसिएशंस बनना शुरू हुए इन डिफरेंट एरियाज। सो उसी के चलते व्हेन वी वांट टू स्टडी द इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ये तीन फेजेस में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक तो है प्री वर्ल्ड वॉर वन फेज, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो आता है, उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन फेज, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे ओन टू दिस वर्ल्ड वॉर, ओके, दैट हैज इम्पैक्टेड अ लॉट द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। अब तीसरा आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सो इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से हमारे यहाँ जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट चला था, एंड फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम लोग 5 फेजेस में इसको देखेंगे, वो अलग है, आगे हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन करेंगे। सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट ड्यूरिंग प्री वर्ल्ड वॉर वन फेज, ओके, सो जो 1914 से 1918 में 18 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था उससे पहले, उसके बाद 1926 में तो हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट आया था। तो उससे पहले जैसे मैंने बताया था उसमें लेबर एसोसिएशंस का काम चल रहा था। एंड मोर ओवर, ओके, मोर ओवर इसमें ये था कि लोगों को तो पता नहीं था, मतलब जो वर्कर्स है, सो ये जो सोशल रिफॉर्मर्स है वो वर्कर्स को एजुकेट कर रहे थे, वो वर्कर्स को सिखा रहे थे कि क्या उनके राइट्स है, क्या उनके डिमांड्स हो सकते हैं, किस तरह से उनको अपना हक के लिए लड़ना है। सो हियर the movement was led by social reformers rather than the workers themselves. So here option C is the correct answer. Moving on to our next question. Which phase of the Indian trade union movement saw the emergence of regional unions affiliated with the parties like Shiv Sena और DMK? जैसे हमने 3 phases में देखा था, उसमें थर्ड फेज आता पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में भी 5 phases में हम लोग पढ़ सकते हैं इंडिया का ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है। उसमें फेज 4 में आता है 1991 टू 2000, क्योंकि ये जो रीजनल पार्टीज जो डेवलप हुए थे ये तब हुए थे जब 1991 में हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था, जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, उसके चलते बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। एक्चुअली दैट ऑल्सो लेड हैज एन इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड यूनियन मूवमेंट एज वेल, जिसमें रीजनल ट्रेड यूनियंस जो है वो रीजनल जो पार्टीज है उनके साथ एफिलिएट होना शुरू किए, टू गेट देयर डिमांड्स वर्कड आउट, और उनका एक रिकॉग्निशन बनाने के लिए एफिलिएशन हो गया था, एंड दैट वाज इन फेज 4 ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
What did the Webbs refer to as friendly society in the context of trade union methods? Now there are various methods of achieving objectives by the trade union. ठीक है, तो उसमें वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स में कलेक्टिव बार्गेनिंग भी आता है, म्यूचुअल इंश्योरेंस आता है, लीगल एनैक्टमेंट आता है, पॉलिटिकल एक्शन आता है, जहां पे डायरेक्ट एक्शन, इनफैक्ट नॉट पॉलिटिकल एक्शन, जहां पे स्ट्राइक्स ये सब कर सकते हैं। उसमें इन्होंने फ्रेंडली सोसाइटी का नाम इसको दिया है जहां पे वो एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। कहाँ पे वो एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं? सभी में। म्यूचुअल इंश्योरेंस, दे आर ट्राइंग ना, जो म्यूचुअल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की वजह से अगर कुछ ग्रुप इंश्योरेंस टाइप का है या एक दूसरे को हेल्प करना है, दैट कैन बी डन थ्रू दिस। सो इन्होंने इसको फ्रेंडली सोसाइटी का नाम दिया है। सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Moving on to our next question. Arrange the following in chronological order. Madras Labour Union, Bombay Mill Hands Association, All India Trade Union Congress. Now इसमें जैसे जैसे ट्रेड यूनियन का जो बढ़ रहा था चलन, तो उसमें सबसे पहले आया था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, जो 1890 में हुआ था। ठीक है, जैसे मैंने बताया 1880 से शुरू हुआ, तो 1890 में इन्होंने एसोसिएशन भी बनाया था अंडर द NM लोखंडे जी, नारायण जी मेघाजी लोखंडे जी, उनके अंडर ये बनाया था, जो मिल्स में, जो कॉटन मिल्स में काम करते थे। उसके बाद मद्रास लेबर यूनियन ये 1918 में आया था, एंड दिस यू कैन कंसिडर एज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ ट्रेड यूनियन एज सच। ये भी ट्रेड यूनियन एक्ट से पहले ही आया था, सो बट स्टिल उसको उस तरह का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद जो 1920 में आया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यू कैन से ये इंडिया का सबसे पहला ट्रेड फेडरेशन है जो लाला लाजपत राय जी के अंडर हुआ था। 1918 में जो मद्रास लेबर यूनियन हुआ था, ये आया था BP वाडिया जी के अंदर। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, जो सबसे पहले 2, 1 एंड 3। इफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सेट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम। Moving on to our last question for today. A factory management is discussing revision of wages, working hours and incentive schemes with representatives of recognized workers union, जो trade union से recognized registered वाले, उनसे बात कर रही है। After several rounds of negotiations, both parties sign a written agreement covering all these issues. Now, the above situation is the best example of which of these following? And ये हम लोग पढ़ेंगे methods of achieving the objectives. उसमें वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन नहीं, जब एक थर्ड पार्टी आता है तभी ये आता है। यहाँ तो सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन वर्कर्स वो ना बहुत आराम से अपने बीच डिस्कशन कर रहे हैं। कंसिलिएशन भी नहीं है, एडजुडिकेशन भी नहीं है, तीनों में थर्ड पार्टी आता है। यहाँ तो कोई थर्ड पार्टी की बात ही नहीं हो रही है, वो दोनों अपने आप से सही से ना डिस्कशन करके दे आर कमिंग आउट विद सम सॉल्यूशन। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव बार्गेनिंग, जहां पे ट्रेड यूनियंस अपने डिमांड्स या राइट्स के लिए मैनेजमेंट के साथ म्यूचुअली बहुत ही पीसफुली नेगोशिएट करके उसको अचीव करती है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एज वेल। सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, so I really hope that you have enjoyed this session with all these questions, and ये आपका जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिल गया होगा, एंड जो रिवीजन कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिल गया होगा। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट अबाउट द 2 days जो 48 आवर्स का रेप्लिका ऑफ द मास्टर कोर्स है, जो डेमो कोर्स है, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हो फॉर 1 rupee, एंड मास्टर कोर्स का आप पूरा एक बार देख सकते हो एंड फील भी कर सकते हो थ्रू दिस कोर्स। एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत पेशेंटली यहाँ तक आप आए, थैंक्स अ लॉट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन ऑफ योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू वंस अगेन।